नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ द हिंदू की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तो चलिए समझ लेते हैं कि हम अपने डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डेली न्यूज़ एनालिसिस होती है, उसके बाद यूपीएससी प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। डेली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं और फ्री पीडीएफ मटेरियल नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर से आप कनेक्ट करके संपर्क करके आप वहां फ्री पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको करंट अफेयर में पढ़ाया जाता है वो आपको फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं। चलिए आज समझते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहला आर्टिकल है, इसमें जो है मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर जो पत्नी है उसका पति अगर कोमा अवस्था में है, जिसको आप बोलते हैं कोमेटोज कंडीशन, अगर उस अवस्था में है तो वो 1 करोड़ से ऊपर की उसकी संपत्ति को बेच सकती है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो इमूवेबल एसेट हो। ठीक है, दोनों बेच सकती है। क्यों बेच सकती है? क्योंकि जरूरत पड़ने पर उसको हो सकता है मेडिकल या दवाओं के लिए उसका इस्तेमाल वो करे, या फिर अपने घर का पालन पोषण करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने अपने पिछले डिसीजन को बदलते हुए यह आज्ञा जो है दे दी या इजाजत दे दी है। ठीक है, दूसरा, तेलंगाना गवर्नमेंट जो है अपना जो राज्य का उसका चिन्ह है, जो उसका राज्य चिन्ह है उसको बदलने वाली है। जून 2 को वो बता देगी कौन सा उसका राज्य चिन्ह है। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जो सामंतवाद है उसकी कोई भी झलक इस पूरे राज्य चिन्ह से आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये पूरा मामला है। और एक चीज और समझिएगा कि तीसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे अमृत स्कीम के बारे में। भारत सरकार द्वारा जारी की गई जो अमृत योजना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उसमें और सुधार किए जाने चाहिए। ठीक है, और जो सिटीजनशिप ग्रांटेड अंडर द CAA 2 एप्लीकेंट्स इन 3 स्टेट, मतलब 3 स्टेट्स हैं जहां पर जो भी CAA के एप्लीकेंट्स हैं उनको जो है सिटीजनशिप दे दी गई है, प्रदान कर दी गई है। खासकर ये पाकिस्तानी हिंदू हैं। ठीक है, और पांचवा आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं उनको IRDA ने कहा है कि कैशलेस फैसिलिटी 1 घंटे के अंदर जो है देने की व्यवस्था करें। ठीक है, अगर किसी को पैसे की जरूरत है मान लीजिए 1 घंटे के अंदर, तो कैशलेस फैसिलिटी जो है उसको प्रदान की जाए। खास करके उनके लिए सर्कुलर जारी किया गया है जो हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। और किसने जारी किया है? IRDA ने। ठीक है, IRDAI ने जारी किया है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ठीक है, और छठवां आर्टिकल जो है इसमें ये बताया गया है कि अब जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए एक नया लाइट बेस्ड साधन या टूल इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बहुत कम पैसे में ये पता लगा लेगा कि आपको कौन सा वायरल इन्फेक्शन हुआ या आपकी कोशिकाएं जो है वो संक्रमित हैं कि नहीं। ये सारे आज के टॉप न्यूज़ हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली स्लाइड के साथ। तो पहली स्लाइड में बताया गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि कोमा में पड़े एक व्यक्ति की जो पत्नी है उसको 1 करोड़ रुपए से अधिक की जो संपत्ति, चाहे वो अचल संपत्ति हो चाहे उसको अपने पास रखना हो, ठीक है, उसको बेच कर उस राशि का उपयोग वह अपने पति के चिकित्सा खर्चों के लिए भी कर सकती है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इससे पहले इसी अदालत की एक एकल न्यायाधीश पीठ ने इस डिसीजन को उल्टा डिसीजन जो है इसका जस्ट उलट दिया था। लेकिन अभी फिलहाल 23 अप्रैल को चेन्नई की एस शशिकला द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने पति M शिव कुमार, जो कि उस समय वेजिटेटिव स्टेट में थे, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है उस स्टेट में जो मनुष्य है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है, ना तो बोलता है, ना तो कोई इमोशन जाहिर करता है, ना तो सोचने समझने की उसकी क्षमता उस टाइम पर होती है, उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अपने पति M शिव कुमार के लिए अभिभावक नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन उनके इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, और इसी आदेश से असहमति जताते हुए न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने ये कहा कि जो पत्नी है वो अपने पति के लिए इस तरीके का, मतलब 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को बेच सकती है, जिससे कि वो
अपने पति के चिकित्सकीय देखभाल को पूरा कर सके और अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सके। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय ने अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया था और कहा था कि यह पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार की तरह है। पैरेंस पैट्रिया एक लैटिन शब्द है जिसके बारे में आइए समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। पैरेंस पैट्रिया एक शब्द है जिसका मतलब होता है देश या मातृभूमि का जनक। और ये कौन है? इसको हम बोलते हैं स्टेट। जो हमारी सरकार या राज्य जो है वो उस पूरे देश का जनक या उसका माता पिता कहा जाएगा, पेरेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर क्या होता है, जो राज्य या न्यायालय है अपने नागरिकों को या उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन अन्य लोगों पर पैतृक और सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पेरेंस पैट्रिया। ठीक है, ये पूरा मामला है। इसमें गार्जियनशिप और पेरेंटिंग की बात की गई है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं तेलंगाना सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसमें उसने कहा है कि 2 जून को वो क्या करेगी, अपना एक नया चिन्ह बनाएगी, मतलब राज्य का चिन्ह जो है वो उसको चिन्हित करने जा रही है या बताने जा रही है, उसको एक्सपोज या दिखाने जा रही है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि उनका वहां के जो मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी, उन्होंने यह कहा है कि हम इस नए राज्य के प्रतीक को अपने जो भी तेलंगाना राज्य को स्थापित करने वाले जो भी व्यक्तित्व थे, जो भी बलिदानी थे, उनके किए गए संघर्ष और बलिदानों को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए इस प्रतीक को जो है, नए प्रतीक को ये अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सामंतवाद के कोई निशान नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये जो नया प्रतीक आ रहा है तेलंगाना का, उसमें जो है सामंतवाद का कोई भी प्रतीक जो है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि सामंतवाद क्या होता है, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में सामंतवाद हम किसको बोलते हैं। अगर भारत में सामंतवाद की शुरुआत का तात्पर्य देखा जाए तो 16वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, ये यहाँ पर प्राचीन इतिहास में भी आप देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास में भी जो है आप गुप्त साम्राज्य से लेकर के मुगल काल तक की सामाजिक संरचना से इसको जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर दूसरे हिसाब से भी आप देखेंगे तो भारत में जो कुषाण आए थे, कुषाण डेनास्टी जो आई थी, उसने भी भारत में सामंतवाद की स्थापना करने की पूरी पूरी कोशिश की थी। ठीक है, सामंतवाद शब्द जो है वो यूरोप में आमतौर पर प्रचलित है, वहां की जो सामाजिक संरचना है उससे जुड़ा हुआ है। अभी आप समझिए कि सामंतवाद का मतलब होता है कि जैसे जो भी राजा है उसके, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में एक राजा है, ठीक है, तो राजा के कुछ ऐसे अधिकारी होते थे, ठीक है, राजा के कुछ ऐसे अधिकारी होते थे जिनके पास अपनी सेना होती थी। ठीक है, उनके पास अपनी क्या होती थी, सेना होती थी। और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी सेना को लेकर के राजा के साथ लड़ाई करने को निकलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो अधिकारी थे, ये अधिकारी धीरे धीरे बहुत ताकतवर होते चले गए और इन्हीं को क्या मान लिया गया, इन्हीं को मान लिया गया सामंत, और इसी को हम बोलते हैं सामंतवाद। ठीक है, ये एक प्रकार की हायरार्की से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर चीज देखें तो जैसे मान लीजिए अगर हम इस पूरे पिरामिड को आप देखते हैं तो इसमें आपको दिखेगा कि जो ब्राह्मण है इनका मेन काम क्या था, ये एक शिक्षा देते थे या पुजारी होते थे। ठीक है, क्षत्रिय क्या थे, क्षत्रिय जो थे वो योद्धा होते थे, लड़ाई करते थे, या फिर राजा होते थे। और जो वैश्य होते थे वो क्या होते थे, या तो वो व्यापारी होते थे या जमींदार या मतलब जमीन के मालिक होते थे। और जो शूद्र होते थे, मतलब भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था, आपको पता ही है। इसमें कौन कौन सा वर्ण था, एक ब्राह्मण था, ठीक है, ठीक है, फिर क्षत्रिय, ये उसी हायरार्की के आधार पर मैं लिख रहा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, और शूद्र। ठीक है, ये 4 प्रकार से भारतीय समाज बटा हुआ था। ठीक है, तो उसमें देखिए शूद्र जो है वो सबसे नीचे आएंगे, हालांकि इनसे भी नीचे अनटचेबल्स भी आएंगे जो जिनकी स्थिति इनसे भी बुरी थी। तो ये क्या करने थे, ये किसान का काम करते थे या घरों में लोगों, बड़े बड़े घरों में जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण क्या है, या ये क्या करते थे, नौकरी का काम करते थे, उनके नौकर होते थे। और इनसे भी एक बुरी स्थिति थी जिनको हम अस्पृश्य बोलते हैं, जिनको हम अनटचेबल्स बोलते थे। इनका काम क्या करते थे, इनका जो काम होता था, ये राज्य से बाहर रहते थे और खास करके ये सफाई करते थे। ठीक है, ये स्ट्रीट स्वीपर थे, गलियों की सफाई करते थे। और लैट्रिन क्लीनर्स भी आप बोल सकते हैं कि जो भी गंदगी होती थी उसको भी ये साफ करने का काम करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से भारतीय समाज जो है वो एक प्रकार से बटा हुआ है। ठीक है, इसको हम हायरार्की बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अभी तो स्थिति सही है,
नहीं तो पुराने प्राचीन इतिहास खास करके मध्यकालीन भारत में स्थिति काफी खराब हुआ करती थी। ठीक है, अब चलिए अमृत स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। जो अमृत योजना है, जिसका फुल फॉर्म होगा अटल मिशन फॉर रिजोनेशन, ठीक है, रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बारे में जो आर्टिकल छपा है उसमें ये बताया गया है कि अभी भारत की जो आबादी है उसके लगभग 36% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, ठीक है। और यह आबादी 2047 तक 50% से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और विश्व बैंक का जो अनुमान है वो है कि भारत में अगले 15 वर्षों के लिए न्यूनतम शहरी बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए कम से कम लगभग 840 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जो अमृत योजना है यह 2015 में शुरू की गई, खास करके एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और यह एक प्रमुख कार्यक्रम था और बाद में इसका दूसरा संस्करण आया जिसको हम बोलते हैं 2.0 संस्करण, वह 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि अमृत योजना क्या है, अमृत स्कीम क्या है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें क्या था, इसमें हम पानी, मोबिलाइजेशन, मोबिलिटी और प्रदूषण, ठीक है, इन सब चीजों से संबंधित जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास में जो है योगदान देना था। या अमृत जो है कुल मिलाकर आप समझे पानी, गतिशीलता और प्रदूषण, इससे भी संबंधित जो भी बुनियादी ढांचा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था, उसको करने का जो है उद्देश्य था इस योजना का। और इसमें क्या था, इसमें केंद्र जो है कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता और बाकी हिस्सा राज्य और उनके संबंधित शहरों द्वारा जुटाया गया था, ठीक है। इस मिशन में 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो 500 शहर थे उनको चुना गया था और कुछ कस्बों को अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ कवर करने के लिए तैयार किया गया था, ठीक है। अमृत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको समझने का प्रयास करिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना था कि हर घर में जो है पानी की सुनिश्चित आपूर्ति के साथ एक नल और एक सीवरेज कनेक्शन दिया जाए, ठीक है। दूसरा, हरियाली और पार्कों जैसे अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थानों का विकास किया जाए, जिसको आप बोलते हैं पार्क, खास करके, ठीक है, पार्क बनाए जाएंगे पर्टिकुलर सिटी में, जो सिटी इनमें सिलेक्टेड है, ठीक है। तीसरा, सार्वजनिक परिवहन पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा और गैर मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। वर्ष 2000 जो वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर के वित्त वर्ष 2019-20 तक का जो 5 वर्षों के लिए अमृत योजना के लिए कुल परिव्यय या जो इसका बजट एक प्रकार से समझिए वो कितना था और इसका आउटले कितना था, वो था 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे देखिए अमृत अब उसके बाद 2000 अक्टूबर 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई, अक्टूबर 2021 में शुरू की गई कौन सी योजना, अमृत 2.0। अब इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य मेन था कि जो शहर चुने गए हैं उनको जल सुरक्षित बनाना, मतलब वाटर सिक्योरिटी एक प्रकार से देना, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी देना। क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, वक्त गुजर रहा है, आप देख रहे हैं स्थिति ऐसी आ रही है कि लगभग बहुत सारे जो शहर हैं उनमें पानी की बहुत समस्या आ रही है। अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा बेंगलुरु में बहुत भयंकर समस्या आ गई थी पानी की, ठीक है। और अभी दिल्ली में कुछ ऐसे जगह, मतलब कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पानी की समस्या बढ़ती चली आ रही है, ठीक है। और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं, भारत के तकरीबन 25 शहर ऐसे हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो इस अमृत 2.0 योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो शहर को जल सुरक्षित बनाना है और सभी घरों में और सभी स्टेट्यूटरी सिटीज जो है, जो भी वैधानिक शहर हैं, उनमें जो है एक प्रकार से टैप टैप वाटर की जो स्थिति है उसको सुनिश्चित करनी है, ठीक है। जल जिसको हम बोलते हैं कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करना था, ठीक है। तो जो 500 अमृत के शहर चुने हुए थे उनमें 100% सीवेज प्रबंधन करने का भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो अमृत 2.0 के लिए कुल जो परिव्यय है, जो पूरा पैसा खर्च करने की व्यवस्था है, वो 2,99,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय परिव्यय जो है वो 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए किया गया है। और जो बाकी बची हुई राशि है उस राशि में राज्य और जो भी शहर चुने गए हैं उनके द्वारा वो राशि जो है जुटाई जाएगी। ये पूरा आपका मामला है। अब अभी तक जो कितना पैसा लगाया गया है इस पूरे मिशन में, इसमें समझिए कि जो अमृत अमृत योजना जो स्कीम है उसकी जो वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड से आप पता लगा सकते हैं, पता लगाएंगे कि 19 मई 2024 तक की जो स्थिति है उसमें अब तक 83,357 करोड़ रुपए जो है वितरित किए जा चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। और जिसमें इस राशि का उपयोग किया गया है कुल 58,66,237
जो है नल कनेक्शन करने में, और 37,49,467 सीवरेज कनेक्शन करने में। ठीक है, सीवरेज मतलब एक प्रकार से नाली की व्यवस्था होती है। ठीक है, इसको समझिए, जो सीवरेज होता है वो नाली की व्यवस्था होती है, गंदगी बाहर निकाली जाती है, उसकी व्यवस्था करने के लिए कितनी कितनी सीवरेज कनेक्शन प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया? 37,49,467। ठीक है, अब कुल टोटल 2,411 पार्क जो है विकसित किए गए हैं, और 62,78,571 एलईडी लाइटें जो है बदली गई हैं, और इन कार्यों में राज्यों और शहरों द्वारा किया गया योगदान भी जो है शामिल किया गया है। पूरा मामला है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि अगर पूरा एक सर्वे की बात की जाए ग्लोबल लेवल पे, तो ऐसा माना जाता है कि अपर्याप्त पानी मतलब वाटर इन, जिसको हम बोलेंगे इनएडिक्वेट वाटर, इनएडिक्वेट वाटर मतलब पानी की कमी की वजह से और सफाई और स्वच्छता के कारण हर साल करीब 2 लाख लोग मर जाते हैं। कितने लोग मरते हैं? तकरीबन 2 लाख लोग जो है मर जाते हैं। और 2016 में जो भारत में प्रति व्यक्ति असुरक्षित पानी और सफाई का जो बीमारी होता है भारत में, भारत की बात की जा रही है, वो चाइना के मुकाबले 40 गुना ज्यादा है। 2016 की बात हो रही है कि मतलब असुरक्षित पानी और सफाई के कारण जो भारत में बीमारियां बढ़ती हैं, वो चीन में बढ़ने वाली बीमारियों से तकरीबन 40 गुना ज्यादा थी, और इसमें अभी तक कोई बहुत खास सुधार हुआ नहीं है। और भारी मात्रा में जो है अपशिष्ट जल और कम उपचार बीमारियों की भेद्यता और घटनाओं को इसी प्रकार से अगर देखा जाए, अगर ये सुधार नहीं किया गया तो ये समस्याएं जो है बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार द्वारा निगरानी किए जाने वाले 150 जलाशय हैं, जो कि पीने के पानी और सिंचाई के लिए और पानी की मतलब पानी पीने के लिए आपूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं, और खास करके देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम पन बिजली योजना कहते हैं, उनके ये प्रमुख स्रोत हैं। अभी थोड़े कुछ हफ्तों पहले ये पता लगाया गया कि इनकी जितनी क्षमता है, ये अपनी कुल क्षमता के केवल 40% जो है भरे हुए हैं। जैसे 150 जलाशय जो है, जैसे मान लीजिए 150 जलाशय हैं, ये मान लीजिए कोई जलाशय हुआ, कोई तालाब हुआ, तो इसमें जितना पानी रहना चाहिए ये सिर्फ 40% भरा हुआ है। जितनी इसकी क्षमता है उसके मुकाबले सिर्फ 40% भरा हुआ है। ठीक है, ये समस्या है। और लगभग एक बात और भी समझिए, भारत में लगभग 21 प्रमुख शहर ऐसे हैं जिनका जो ग्राउंड वाटर है, जो उनका ग्राउंड वाटर है, वो अब समाप्त होने वाला है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि भारत की लगभग 40% आबादी 2030 के आसपास तक पीने के पानी तक नहीं पहुंच होगी उसकी, मतलब उसको पीने का पानी नहीं मिलेगा। भारत के 40% लोग जो है 2023 तक, जो कि अब बहुत दूर नहीं है, केवल 6 साल दूर है, 2030 तक पानी नहीं, मतलब पानी उनको नहीं मिलने वाला है। जितना उनको जरूरत है उतना पानी उनको नहीं मिलेगा, उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है पानी तक नहीं होगी। सोचिए कितनी भयावह और कितनी बुरी स्थिति ये मानी जा सकती है। और शहरी भारत की अगर बात की जाए, तो शहरी भारत में प्रति व्यक्ति औसत जल आपूर्ति कितनी है अभी फिलहाल? अभी ये 69.25 लीटर प्रतिदिन है, 69.25 लीटर पर डे है। ठीक है, और होनी कितनी चाहिए? जबकि आवश्यक मात्रा जो है वो है 135 लीटर। तो समस्या बहुत गंभीर है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत समस्याएं हो सकती हैं। अब अगर आगे बात की जाए, तो जो अमृत स्कीम है, जो अमृत योजना है, उसकी समस्याएं क्या है? इसमें एक तो होलिस्टिक अप्रोच का एक प्रकार से कमी दिखती है, समग्र दृष्टिकोण इसमें अपनाया नहीं गया है। ठीक है, समग्र दृष्टिकोण का मतलब इसमें 500 शहर शामिल किए गए हैं। ठीक है, और उन पर भी ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी योजनाओं का तो पूरे इंडिया लेवल पर इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो समग्र दृष्टिकोण नहीं है। दूसरा, इसमें शहरों की अपनी कोई भागीदारी ही नहीं है। भले ही शहरों को शामिल किया गया है, लेकिन शहरों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। दूसरा, इसमें जो इसका डिजाइन किया गया पूरी तरीके से मशीनरी डिजाइन है, मतलब जैसे लगता है कोई ऑर्गेनिक डिजाइन नहीं किया गया, कि मतलब मानवीय सोच के आधार पर कोई डिजाइन नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक डिजाइन नहीं किया गया, बल्कि मशीनीकरण जैसा डिजाइन है इसका। इसका मतलब ये है कि इनमें जो है, जो पावर है, जो ताकत है, वो उनके हाथ में है जो निर्वाचित लोग नहीं है। और होना क्या चाहिए, भारत जैसे देश में जो कि प्रतिनिधि लोकतंत्र माना जाता है, अप्रत्यक्ष जो है डेमोक्रेसी यहाँ पे, और यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट भी काम करती है, तो ऐसी योजनाओं में लोकल गवर्नमेंट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, ऐसी योजनाओं में लोकल गवर्नमेंट की जो भागीदारी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए
इसमें कोई निर्वाचित शहरी सरकार की शायद ही कोई जैविक भागीदारी थी, और ज्यादातर लोग कौन थे? ज्यादातर लोग निजी हितों से प्रेरित थे, मतलब उनको अपना अपना हित दिखाई पड़ रहा था। इस परियोजना का जो स्वामित्व है वो नौकरशाहों को दिया गया है, ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया है, अर्ध सरकारी संस्थाओं को दिया गया है, और जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल आधारित कंपनियां हैं, प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियां, उनको दिया गया है। ठीक है। और होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था भारत को लोकल जो बॉडी हैं, जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं, उनको इसमें शामिल करना चाहिए था, जिससे कि उनको असल में पता रहता कि उस क्षेत्र में विकास की कितनी जरूरत है और कहां पर कितना विकास किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वही है कि दूर से तीर चलाया जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा, इसमें जो है इसका जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय के सचिव हैं वो इनका नेतृत्व करते हैं, और इसके सभी जो सदस्य हैं वो गैर निर्वाचित होते हैं, मतलब जनता से उनका कोई सरोकार नहीं होता, जनता के प्रति उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यही कारण है कि ऐसी योजनाएं जो है उतना सफल नहीं हो पाती जितना उनको होना चाहिए। अब हमको करना क्या चाहिए? मतलब क्या करें कि जो अमृत योजना है उसमें थोड़ा बहुत सुधार देख सके। तो योजना को हमको नेचर या प्रकृति आधारित समाधान और जन केंद्रित दृष्टिकोण तथा स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के साथ साथ एक व्यापक कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। और दूसरी चीज, जल प्रबंधन में सुधार करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि लोकल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट की इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और जो भी पॉलिसी या जो भी नीति बनाई है वो जनता केंद्रित होनी चाहिए, पब्लिक को ध्यान में रख करके। ठीक है। ये पूरा मामला था आपका अमृत योजना का। अब चलिए सिटीजनशिप ग्रांटेड अंडर, ये समझ लेते हैं कि जो CAA के थ्रू सिटीजनशिप दी जा रही है भारत में, उसके थ्रू क्या हुआ उसके बारे में समझ लीजिए। जो 3 स्टेट्स ने, मतलब 3 राज्यों ने जो है सिटीजनशिप प्रदान की है, तो जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा ग्रांटेड किया, कुछ लोगों को दिया गया है। जैसे कि वो कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं, उत्तराखंड के हैं, हरियाणा के हैं। ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उनको जो है क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट प्रदान किया, और अभी ये बताया नहीं गया है कि कितने लोगों को ये प्रदान किया, मतलब ये मिनिस्ट्री ने ये खुलासा नहीं किया है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सर्टिफिकेट हमने दे दिया है। ठीक है। लेकिन इतना पता है कि जो अधिकतर लोग हैं वो पाकिस्तानी हिंदूज हैं। ठीक है। द मिनिस्ट्री डिड नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पीपुल हु एक्वायर्ड सिटीजनशिप थ्रू द CAA इन द फ्री स्टेट्स। ठीक है। और इसमें बताया गया 8 हिंदू माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश वेयर ग्रांटेड सिटीजनशिप इन वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में कम से कम 8 हिंदू माइग्रेंट जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे उनको प्रदान किया गया। ठीक है। और ये जो सिटीजनशिप ग्रांट करने का, सिटीजनशिप देने का जो ये प्रोसेस है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2000 रूल 2024 भी अब कमेंस हो गया। ठीक है। इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। वेयर द फर्स्ट सेट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम द स्टेट वाज टुडे ग्रांटेड। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इम्पावर्ड कमेटी। ठीक है। वेस्ट बंगाल की जो इम्पावर्ड कमेटी है उसने ये सर्टिफिकेट उनको प्रदान किया। ठीक है। अब ये भी कहा गया कि द इम्पावर्ड कमेटी इन हरियाणा एंड उत्तराखंड हैव आल्सो ग्रांटेड सिटीजनशिप अंडर CAA द फर्स्ट सेट ऑफ एप्लीकेशन। ये बात समझिए पूरा मामला, कि जो पहला सेट दिया गया था सर्टिफिकेट का वो CAA के अंतर्गत दिया गया था पाकिस्तानी लोगों को, खास करके मई 15 को दिया गया था। 15 मई को उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था। ये दूसरी बार है, इससे पहले 15 मई को भी CAA का जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जो कि बाहरी हिंदू थे, खास करके कहाँ से आने वाले? खास करके बांग्लादेश से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा ये जो एक्ट बनाया गया था इसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। लेकिन भारत ने अपने पक्ष में इसको बोला था कि जो ये अधिकतर इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें जो है मुस्लिम जो है माइनॉरिटी नहीं है, तो उनको इस प्रकार से जो है सिटीजनशिप देना कोई उचित बात, मतलब वो नहीं है, तार्किक नहीं है। तो हमने उन्हीं कम्युनिटीज को चुना है जो ऐसे देशों में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के रूप में है। ठीक है। तो ये पूरा मामला है आपका। चलिए अब हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित एक आर्टिकल है जो उसको पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में IRDAI ने, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक सर्कुलर जारी किया,
सर्कुलर नहीं, एक मास्टर सर्कुलर जारी किया जिसमें बहुत सारे सर्कुलर हैं और इसमें 15 सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया। सर्कुलर मतलब एक प्रकार का रेगुलेशन या नियम बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक प्रकार का रेगुलेशन या नियम कानून आप बोल सकते हैं, ये जारी किया गया है IRDAI के द्वारा। इसमें इन्होंने कहा है कि जो बीमा कंपनियां हैं वो 1 घंटे में कैशलेस प्राधिकरण अनुरोधों पर निर्णय लें और डिस्चार्ज के समय 3 घंटे के भीतर जो है अंतिम प्राधिकरण प्रदान करने, और पिछले वर्षों में दावों के आधार पर पॉलिसी नवीनीकरण, मतलब जो पॉलिसी करवाता है उसका जो रिन्यूअल होता है उसको करने में इनकार नहीं करेंगे। मतलब जो भी इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं, एक तो वो क्या कहते हैं 1 घंटे के अंदर कैशलेस जो है कैशलेस वो करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे जो भी मरीज, जिस मरीज ने ये इंश्योरेंस लिया हुआ है, और उसके डिस्चार्ज के 3 घंटे के भीतर जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके उस मरीज को जो है उसका लाभ देंगी। और तीसरी चीज, जो भी रिन्यूअल होता है पॉलिसी का, जो नवीनीकरण होता है जिसको दोबारा से नया बनाया जाता है, उसको करने से वो इनकार नहीं करेंगे, ठीक है। और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से 31 जुलाई तक 100% कैशलेस दावा निपटाने की सुविधा प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने पॉलिसी धारकों के प्रभावी, कुशल और निर्बाध ऑनबोर्डिंग, पॉलिसी नवीनीकरण और सर्विसिंग के साथ साथ शिकायत के निवारण के लिए बीमा कंपनियों के एंड टू एंड प्रौद्योगिकी समाधानों द्वारा आवश्यक अनुपालन उपायों को सूचीबद्ध किया। कुल मिलाकर मामला ये समझिए कि इन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों से सीधे तौर पे बोला है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, खास करके अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया है और उसको जरूरत पड़ रही है हॉस्पिटल में, तो आप तुरंत जो है उसको कैशलेस व्यवस्था उसके लिए जारी करिए, ठीक है। ये पूरा मामला था। अब थोड़ा सा IRDAI के बारे में समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 1999 में यह स्थापित की गई थी, ठीक है। यह एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बीमा ग्राहक जो भी इंश्योरेंस कंज्यूमर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना है। और यह IRDA अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बोलिए आप, क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। और यह वित्त मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि IRDAI किसके अंडर में काम कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय बोलेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। और दूसरी चीज, यह बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी भी करती है और बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित और उसके ऊपर निगरानी रखता है, ठीक है। तो इसकी जो शक्तियां हैं, IRDAI जो अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करता है? ये अपनी शक्तियां और अपने कार्य जो है IRDAI अधिनियम 1999 और बीमा अधिनियम 1938 से प्राप्त करता है, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब आज का जो है लास्ट आर्टिकल है उसके बारे में समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि एक नई रिसर्च, एक नई खोज विकसित की जा रही है जिसमें जो है लाइट बेस्ड टूल का यूज किया जाएगा ये पता लगाने में कि किसी कोशिका में वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत कम पैसे में हो जाएगा। तो वायरस जो है ये पौधों को भी संक्रमित करते हैं, जानवरों को और मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि वायरस कोविड-19 जैसी भयानक महामारी को भी जन्म दे सकता है, जो कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही भयावह सिद्ध हुई और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक थी। तो ऐसे संक्रमणों को, ऐसे इन्फेक्शन को अगर हम जड़ से खत्म करना चाहें तो उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ता थे, खास करके रिसर्चर्स थे, उन्होंने वन हेल्थ दृष्टिकोण की वकालत की, खास करके जो पौधे, जानवर और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की निगरानी और सुरक्षा करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो वायरल संक्रमण का जो पता लगाना है उसके सबसे तेजी, त्वरित का मतलब क्या हो, बहुत तेजी से और बहुत इजी और बहुत कम लागत में प्रभावी तरीके से इस परिणाम को सुनिश्चित करने में मददगार हो सकते हैं। जो भी ये रिसर्च किया गया उसका रिजल्ट ये है। और ये किसने किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और जियांगसू यूनिवर्सिटी, जो कि जिनजियांग चाइना में है, ठीक है। इन्होंने एक ऐसा उपकरण विकसित करने की सूचना दी है कि यह केवल प्रकाश, मतलब लाइट, और कुछ बहुत ही नॉर्मल और बहुत बेसिक लेवल के जो भौतिकी के कुछ सिद्धांत हैं, भौतिकी के कुछ रूल हैं, उनका उपयोग करके यह पता लगा सकता है कि वो कोशिकाएं वायरस से संक्रमित हुई हैं कि नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएगा? इसके पीछे का जो
क्या कहते हैं तरीका है, जो भी ज्ञान है उसको समझिए। तो इसको पता लगाने का जो पूरा प्रोसेस है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और जियांग्सू यूनिवर्सिटी जनजियांग के शोधकर्ताओं ने मिलकर ये विकसित किया है। ठीक है, अब समझिए कि ये कैसे पता लगाते हैं कि आखिर संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो वायरल संक्रमण होता है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, उससे होता क्या है, जब भी कोई कोशिका वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होती है तो उसका जो आकार है, जैसे मान लीजिए सेल का जो आकार है, मान लीजिए इस सेल का नेचुरल आकार है, तो जब इसको वायरस जो है इन्फेक्ट कर दे, ठीक है, वायरस जब इसको इन्फेक्ट करता है तो इसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, सीधी बात है, इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और होता क्या है कि वायरल संक्रमण कोशिकाओं पर दबाव डालता है और उनके आकार, माप और विशेषताओं को बदल देता है। और जैसे से वो वायरल, जैसे जैसे वो संक्रमण हावी होता जाता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, वो डिजीज युक्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, और परिवर्तन और भी ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो जो ये नया रिसर्च हुआ है, इसमें शोधकर्ताओं ने इन्हीं कोशिकीय परिवर्तनों को, इन्हीं सेलुलर चेंजेस को ऐसे पैटर्न में बदला है जिससे वो ये उपयोग करते हैं कि कोई कोशिका संक्रमित हुई कि नहीं। जैसे इन्होंने पैटर्न डेवलप किया हुआ है, पैटर्न का मतलब पहले कोशिका कैसी थी और अब कैसी है। तो अगर चेक करने के बाद कोशिका अपने पहली ही अवस्था में पाई जा रही है तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सीधी बात है, इसका मतलब इन्फेक्टेड नहीं है। और अगर उसके आकार में कोई परिवर्तन, उसके शेप साइज में कोई अंतर आ रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि कोशिका जो है इन्फेक्टेड हो चुकी है। और ये काफी आसान तरीका होगा ये वायरल जो है इन्फेक्शन चेक करने का। ठीक है, तो उन्होंने सुअर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। सुअर के अंडकोश से कोशिकाओं को जो है स्यूडो रेबीज वायरस से उनको क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। ठीक है, उनको क्या कर दिया, स्यूडो वायरस से, स्यूडो रेबीज वायरस से संक्रमित कर दिया। और माइक्रोस्कोप से जब देखा, लाइट डालकर, उस पर प्रकाश डालकर देखा, तो पता चला कि कोशिकाओं में परिवर्तन जो है प्रकाश से कैसे विकृत हो जा रहा है। और शोधकर्ताओं ने इन विकृतियों को अलग अलग समय पर, मतलब जो डिस्टॉर्शन आ रहे थे कोशिकाओं में, उनको अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया ताकि प्रकाश डेटा एक प्रगतिशील वायरल संक्रमण की नकल करे। ठीक है, और इन्हीं विकृतियों की तुलना उन्होंने स्वस्थ कोशिकाओं से की, मतलब जो कोशिकाएं इन्फेक्टेड नहीं थी उनसे जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि दो प्रकाश पैटर्न के बीच का अंतर जो है, उससे पता चल जाता है कि वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के फिंगरप्रिंट का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, मतलब जो जो वायरस से इन्फेक्टेड कोशिकाएं हैं उनका जो फिंगरप्रिंट है, उनका जो निशान है वो दूसरा है, और जो इन्फेक्टेड नहीं है उनका दूसरा निशान है। ठीक है, ये पूरा मामला है। तो चलिए आज के प्रीलिम क्वेश्चन जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है। मानव जनित स्रोत मतलब एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से मानव जनित सोर्स कौन सा है। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया है और आपका आंसर पहले से ही मैंने दे दिया है। ये धान, या जिसको आप चावल बोलते हैं, ये बहुत बड़ा, यही एक ऐसी फसल है जो एंथ्रोपोजेनिक स्रोत है, किसका, मेथेन का। ठीक है, किसका सोर्स है, मेथेन का तथा नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करिए जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करने में दिलचस्पी रखते हैं या तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए करंट अफेयर का प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपको मैगजीन पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता और आपके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।